आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं हूं रविंदर सिंह। जो चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए, जो तस्वीरें आप तक पहुंचनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं वो आप तक पहुंचाएं। आज मैं आपको मिलाने लाया हूं शालू गुप्ता से। शालू गुप्ता को आप जानते होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमएम कॉलेज में। शायद सारा जम्मू जानता है शालू गुप्ता को। जब मैं उनका फेस आपको दिखाऊंगा आप समझ जाओगे। लेकिन उनकी जर्नी कैसी रही, लाइफ जो संघर्ष वाले दिन थे वो कैसे निकले, पहले मैं आपको शालू को दिखा देता हूं, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न रही है आपकी वो दूर हो जाएगी। ये शालू गुप्ता हैं, आप सब जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पहले भी काफ़ी बार हम इनका इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे शालू गुप्ता ने वो शुरुआती दिन कैसे बिताए, कितना संघर्ष था उसमें, कितनी चुनौतियां थी। क्योंकि आज एक पूरे इंसान को भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। शालू की ज़िंदगी किस दौर से गुजरी, क्या ज़माना था, माँ बाप क्या फील करते थे, इनके लिए क्या सोचा था और शालू ने क्या किया, वो सब हम आज आपको बताएंगे। और इस कहानी का एक हीरो भी है, वो भी आपको बताएंगे। वो बिल्कुल साथ बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। शालू जी, मैं ये नहीं पूछूंगा आपका नाम क्या है, लेकिन सब जानते हैं आपका नाम। मुझे ये बताओ, सबसे पहले कुछ लोग जो आज आपको पहली बार देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपके ये आर्म्स, इसके क्या कहानी है। सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 95 में। इलेक्ट्रिक शॉक से मेरे ये दोनों हाथ जल गए थे। मुश्किल दौर था बहुत सर, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी कभी कोई दिन आएगा कि एक हंसती खेलती लड़की, मतलब समझ नहीं आया कि क्या हो गया क्या नहीं, अब कैसे चलेगा आगे। बट दिन बीतते के चलता रहा ऐसे ही। तो 2-2.5 महीने के बाद, शायद 2-2.5 महीने के बाद ऐसे ही बैठे हुए हम मम्मी के पास। तो उनको लगा कि शायद मैं लिख सकती हूँ। पता नहीं, उन्होंने शायद कुछ देखा मेरे को करते हुए या कुछ इंट्यूशन हुई। तो वो आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि एक वो ले आए, एक हैंकी। तो उन्होंने बांधा मेरे हाथ में, तो उन्होंने कहा ट्राई करते हो। तो मैंने पहले तो नहीं माना, मगर फिर उनके फोर्स करने के बाद तो मैंने, मतलब उन्होंने बांधा और मैंने ट्राई किया। मैंने एक लेटर लिखा पहले, फर्स्ट लेटर लिखा एस। तो सारे तब आपकी एज क्या थी? आई वॉज 18। और कौन सी क्लास में थे तब? 12th। तो कंटिन्यू प्लीज। तो मैंने लिखा तो सारे बड़े खुश हुए, मतलब पापा, मम्मी, बड़ा भाई, सारे। तो फिर एक हो गया कि अब मैं लिख सकती हूँ। जब लिखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा फिर प्रैक्टिस की, तो अपनी हैंड राइटिंग वापस ली। तो फिर हुआ कि आप एग्ज़ाम दे देते हैं, क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया था 12th के एग्ज़ाम। हाँ जी। तो फिर मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए। 12th के एग्ज़ाम दिए, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 3rd डिवीज़न से मैंने क्लियर किया। तो फिर हो गया कि अब हम पढ़ सकते हैं, अब स्टार्ट करते। फिर वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर एमसीए की। फिर एमसीए किया। हम जब भी शालू गुप्ता से मिलते हैं, मुझे इनका चेहरा याद रह जाता है कि ये हमेशा हंसती रहती हैं। जब मैं यहाँ आया, इनके घर में आया आज इंटरव्यू करने के लिए, ये मुस्कुरा रही थी। तो मुझे लगा कि ये कभी, इनका चेहरा कभी वैसा होता है जो हंसती रहती हैं। इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जिन दिलों में दर्द ज़्यादा होता है चेहरे पे मुस्कान होती है। लेकिन शालू के दिल में इतना दर्द नहीं है, कभी रहा होगा। जब ये इंसिडेंट हुआ था, यार सी बात है, माँ बाप भी परेशान होंगे, ये माँ बाप को देख के परेशान होंगी, अपने लिए परेशानी होगी, माँ बाप के लिए परेशान होंगी। लेकिन आज मैं आपको ये कहानी, आप सब जानते हैं, जो शालू ने बताई ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद का सफ़र क्या था। शालू जी, एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, या एक ख्वाब होता है मैक्सिमम लड़कियों का। कोई कहीं तो प्रोफेशनल होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, कहीं मैक्सिमम लड़कियों का ख्वाब होता है कि शादी करनी है,
माँ बाप का भी ख्वाब होता है कि बेटी सेटल हो जाए। जब वो समय आप पे आया, लोग देखने भी आए होंगे, वो क्या दौर था? रिजेक्शन भी हुए होंगे, वो क्या दौर था वो? आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, बोथ साइड, नान के दाद के सब में। तो हमारे महाजनों में होता है ना, लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो चलो जी कर दो उसकी शादी। तो तब मैं 18 की थी। तो जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है उस दिन मेरे को मतलब लड़के वालों ने देखने आना था। तो ये घटना हो गई, तो पोस्टपोन हो गया। इसके बावजूद जब हम लोग रिजेक्ट ही समझ लो, रिजेक्ट ही होता है जब कोई बेड पे पड़ा है। तो तब मैं डेड बेड पे थी, तब ये थोड़े ना था, तब तो ये उनको ये होता था कि बच जाए हमारी बेटी, ये भी बड़ी बात है हमारे लिए। तो शादी का तो ख्याल ही नहीं था। फिर जब मैं पढ़ने शुरू हुई तो फिर मैंने घर में ऐसे ही बोल दिया था कि भाई अब मैंने पढ़ना है, अब एक लाइफ का एक एम हो गया है कि अब कुछ अचीव करना है। तो ग्रेजुएशन की, फिर जॉब आजकल आपको पता है इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है। नहीं, जॉब में हम आएंगे, लेकिन वो जो दौर था रिश्तों का वो आना शुरू हुआ। हाँ, बड़े सारे आए ऐसे। अब देखो मतलब जब कोई मतलब आपके घर में कोई हैंडीकैप होता है ना प्रैक्टिकली, तो ये तो सोचना ही दूर है कि कोई सही रिश्ता भी आपके लिए आएगा। अच्छा, रिश्ते वही आते होंगे जिसमें जिसमें मतलब जो हैंडीकैप ही आते हैं। शालू गुप्ता वही डिजर्व करती है। हाँ। तो बट मेरे पेरेंट्स का शुरू से ही सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। कभी भी उन्होंने कोई फोर्स नहीं की किसी भी चीज़ को लेकर कि जी यही करना है और यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमेशा मेरी मर्ज़ी पूछी गई। मतलब लास्ट ओपिनियन मेरा ही होता था डिसीज़न। तो जब मैंने कह देना कि मेरे लिए बस यही है तो रिजेक्ट हो जाता था। तो फिर लास्ट में मेरे पापा ने कहा जहाँ तू कहेगी, जो तू चाहेगी वही हो। तो फिर मैंने कहा अभी आप थोड़ी देर भूल ही जाओ, जब होना होगा तो हो ही जाएगा, देखेंगे। ये कहानी थी जनाब, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया। ये साहब हैं राजिंदर, योर गुड नेम सर? राजिंदर कुमार जी, ये इस कहानी के हीरो हैं और शालू गुप्ता जी के राजकुमार भी हैं ये। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। और मैं आपको ये बता दूं, राजिंदर जी फिज़िकली फिट हैं। आप समझ सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए, राजिंदर जी के माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होगा शालू जी के साथ इनकी शादी। वो थोड़ा मुझे लगता है कि हर परिवार में ऐसा होता है। हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे का रिश्ता जो है, एक आजकल तो शायद कद भी देखते हैं कि जोड़ी बराबर की होनी चाहिए। तो फिर ये रिश्ता पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। राजिंदर जी आप ही बताएं कि वो क्या समा था और कैसे आपने हाँ की? ये तब की बात है जब मैं पहली बार शालू से मिला था। एक मैटाडोर में मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने इनको देखा तो मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा। तो जैसे ही मैं इनको मिला, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे इनको दोबारा मिलना है। तो एक बार मैटाडोर में मिलने से आप किसी को दोबारा नहीं मिल सकते, ये बहुत अजीब सी बात थी। लेकिन मेरे मन में था, क्यूरियोसिटी इतनी थी कि मैं इनसे दोबारा मिलूं, किसी भी तरीके से मिलूं। तो फॉर्चुनेटली मेरा एक फ्रेंड जो था वो इनसे, वो मेरा एक स्टूडेंट था, इनसे कोचिंग ले रहा था, वो तो ट्यूशन ले रहा था। तो फिर मुझे उससे इनका नंबर मिला। तो आपने जाल बुनना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाल की बात नहीं कह सकते, लेकिन मन में पता नहीं ऐसी क्यों क्यूरियोसिटी थी कि एक बार मिला है, एक बार मिलने की हसरत है। ये जी आप नहीं आप की भी कुछ मर्जी नहीं, ये था कि ये क्यूरियोसिटी थी मेरी कि ये इंसान जो है, ये मतलब शालू जो है, ये अपना काम कैसे करती है। ये इंडिविजुअली, आप अकेले ऐसा व्यक्ति जो है इंडिविजुअली मैटाडोर में नहीं जा सकता जब तक किसी की सपोर्ट ना हो। जब मैंने इनको देखा तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये करते कैसे हैं, हाउ शी हैंडल। जैसे पहली बार आप किसी को देखते हो तो क्यूरियोसिटी, जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे उनके मन में भी ये क्यूरियोसिटी है कि ये अपना काम कैसे करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। बस यही क्यूरियोसिटी मेरे मन में थी कि मैं इनके बारे में जानूं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में थी। तो दूसरी मुलाकात कब हुई? फॉर्चुनेटली फिर मैं थोड़े ही दिनों के बाद कॉल मिलने के बाद मैंने इनको कॉल किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो
जल्द ही फिर हमारी दोबारा मुलाकात होगी और दोस्ती हो गई। हाँ, दोस्ती हो गई ये। तो फिर मेरे मन में तब से यही था कि शायद मैं इसके लिए कुछ कर सकूं, मैं कुछ हेल्प कर सकूं, कहीं सपोर्ट कर सकूं। लेकिन जब मैं इनसे मिला तो बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, जब मैंने सोचा था तो मैं यही था कि मैं किसी तरह से इनकी सपोर्ट कर सकूं, जो मेरे से हो सकता है मैं इनके लिए कुछ करूं। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इनको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद एक कंप्लीट हैं, कंप्लीट थे और इनको किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं थी। 95% ये काम अपना खुद कर लेती, इसमें कोई कमी नहीं थी। ये मैंने इनके साथ जब मेरे इनके साथ दोस्ती हुई तो हम एक अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम। एक दूसरे को मतलब काफ़ी शेयरिंग करने लगे, अपनी प्रॉब्लम जो थी शेयर होने, कभी इनको कोई प्रॉब्लम हो शेयर। बेस्ट बडी हो गए आप। जी जी, आम करता मतलब बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना वैसे बन गए हम। तो काफ़ी हमने एक दूसरे की हेल्प भी की। इवन कभी कभी मुझे भी इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ये भी कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, मैं भी कंप्यूटर प्रोफेशनल था। तो कहीं ना कहीं कभी मुझे इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये दोस्ती जो है ये रिश्तेदारी में कैसे बदल गई? कि रिश्तेदारी में बदलना था ये तो ना मुझे पता था ना इनको पता था। तो ये एक हो गया। एतराज़ था घर वालों को? एतराज़ तो होता है नेचुरली, ऐसा तो कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उस एतराज़ को पहले तो ये हमें खुद ही नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होता है। हम एक अच्छे दोस्त थे, तो अचानक कभी एक बात निकली कि क्यों ना इनके घर से इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, उन्होंने कहा कि आप अच्छे दोस्त हो तो आप इसको रिश्ते में भी बदल सकते हो। तो ये बात इनको स्ट्राइक की, फिर इन्होंने मेरे साथ भी बात की, क्योंकि हम ऐसे कोई बात जो थे वो एज ए फ्रेंड कभी कोई हम शेयर करते थे हर एक बात, कभी कोई दिमाग में नहीं रखते थे, कोई छुपा के कोई बात नहीं रखनी थी। तो आपका रिएक्शन क्या था? तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया पहले तो, लेकिन ये था कि मन में अच्छा भी लगा कि हो भी सकता है ऐसा, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मैं शालू को जानता था, मेरे घर वाले शालू को नहीं जानते थे। उनको नहीं पता था कि वो, उनको वही दिखता था जो सामने दिखता था। हाँ, उनको वही सामने दिखता था जो पहली बार मैंने देखा था। उनको भी शायद वही लगता था। तो घर वालों को मनाना तो बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन सी बात थी। तो लेकिन एट लास्ट वो भी मान गए। मैंने कहा, क्या कहा आपने? जब मैंने पहली बार बात की तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक बार बात की तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कभी बात नहीं की। फिर 2-3 महीने उसके रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं हुई। फिर जब वो मुझे बोलते थे कि शादी के लिए कोई लड़की देखो, तो मैंने कहा लड़की तो मैंने आपको बताई हुई है। तो कहते वो नहीं हो सकता, इससे अच्छा है आप कुंवारे रहो। मैंने कहा ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि मैं कुंवारा रहूँ। तो ऐसे चलता चलते कोई साल हो गया इस बात को हुए। तो ज़्यादा बात नहीं होती थी, सिर्फ बात होती थी, एक बार बात होती थी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर कोई बात होती थी, लेकिन ये है कि महीने में 15 दिन में जब कोई हमें घर वालों ने जब मेरे जीजा जी से बात की, सिस्टर से बात की कि ऐसे ऐसे बोल रहा है ये, इसको समझाओ, ये क्या कर रहा है। तो मुझे पक्का ये था कि शालू में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल आम इंसान जैसे हम हैं वैसे ही इसको दिखता था। इसमें मुझे कोई कमी नहीं आती। लेकिन घर वालों को शायद वो दिखता था, उनको लगता था। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप मुझ पे भरोसा रखो कि आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होना। नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैंने कहा हाँ, लोग तो कहेंगे, लेकिन आप लोगों को मत देखो, आप मेरी बात मानो, मेरी बात को समझो। तो मेन ज़्यादा यही था कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को कहने से हम अपनी ज़िंदगी में कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन एट लास्ट मान गए वो। एट लास्ट उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप मानते हो तो आप जहाँ आप कहते हो तो फिर कर देते हैं। फिर मेरे पिताजी मान। हालांकि आपके माँ बाप भी गलत नहीं थे, वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इनकी शादी 2011 में हुई थी और शादी के 5 साल के बाद शालू जी का जॉब लगा है। आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमएम कॉलेज में, एक अच्छे रुतबा है इनका, लोग जानते हैं इनको और काफ़ी लोगों के लिए मिसाल हैं।
जो लोग ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों, बड़ी मामूली सी बातों को लेकर, आप एक बार शालू जी की तरफ नज़र दौड़ा कर देख लीजिए। आज ये इनका परिवार है, 2 बच्चे हैं इनके, एक हैंडसम पति है जो इनका खासा ध्यान रखता है। जो कॉम्ब आप देख रहे हो जो इन्होंने आज ये कॉम्ब की है, बाल संवारे हैं, ये भी इन्होंने संवारे हैं। तो शालू जी, ज़िंदगी स्मूथ चल रही है, जो चाहते थे वो मिल गया? जी 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 हाँ, जो चाहती थी, पढ़ाना मेरा पैशन था, वो मैं पढ़ा रही हूँ। प्रोफेसर बनना था, वो मैं बन गई। अब आगे पीएचडी करनी है। ड्रीम्स तो कभी भी नहीं रुकते हैं, कभी नहीं रुकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, ड्रीम्स भी बढ़ते जाते हैं। अब तो पीएचडी करनी है और बच्चों को अपने बच्चों को पढ़ाना है, कहीं अच्छा मुकाम देना है। यही। ज़िंदगी से खुश हो या कुछ अभी शिकायतें हैं? नहीं, आप नहीं कोई शिकायत। शादी से पहले थी, क्या होगा, कैसे होगा? जी जी सर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं यही सोचती थी कि मेरी क्या गलती है। मतलब हम 4 भाई बहन हैं, तो 4 में से मैं ही मेरे लिए ही क्यों रखा था ये चीज़ें। Absolutely. तो बड़ा मुश्किल होता है सर, शिकायत होती है भगवान से कि मैं ही क्यों। बट मेरे को लगता है कि हम आजकल की जनरेशन जो है वो उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें वो सोचते समझते नहीं हैं। अभी देखा मैंने 10th का जब रिज़ल्ट आया तो कठुए में एक लड़के ने सुसाइड कर ली। तो सुसाइड, मुझे लगता है सुसाइड कोई भी चीज़ का हल नहीं है। लाखों सवाल पीछे हम छोड़ जाते हैं। उन माँ बाप की क्या गलती है जो हम लोगों को पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं। 100 उम्मीदें होती हैं हमारे। आप कहते हो ना कि मैंने हमेशा तुम्हें देखा है हंसते हुए। आपने ये भी कहा कि जो ज़्यादा हंसते हैं वो ज़्यादा दुखी भी होते हैं। ये सही बात है सर, बट कभी हमें ऐसा होता है, कभी हम हंसते हैं अपनों के लिए, कभी हम हंसते हैं अपने के लिए। तो मैं जब घर में, मैं दूसरे नंबर पर हूँ घर में, और एक्सीडेंट के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी क्लोज़ हो गई। ये शायद मतलब उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया इस वजह से भी, तो मैंने उनको जाना। मेरे पापा ने कभी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए मेरे लिए खासकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारी एक छोटी सी दुकान थी, सारी जमा पूंजी उनकी उस दुकान पे ही थी। उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि मेरे 3 बच्चे और भी हैं, उनका फ्यूचर भी है। जो चीज़ मेरे को चाहिए थी, जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे इतना सोचते नहीं हैं, तब हम लोग मतलब ज़िद भी करते हैं कि ये चीज़ चाहिए तो अभी ही चाहिए। तो शायद उन्होंने मेरी पूरी भी की, मेरे को लाकर भी दी। तो वहीं से ही हम लोगों को ये एहसास अपने अंदर अपनाना आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं और हम कहाँ चल रहे हैं, कौन से रास्ते पे। तो मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि एज अ गिव अप नहीं करना कभी। हाँ, कभी भी गिव अप नहीं करना। परेशानियाँ बड़ी आती हैं, बड़े सारे इम्तिहान भी देने पड़ते हैं, बट आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी कभी ना कभी। ये थी शालू जी की जर्नी थी। हमने चंद मिनटों में ये तय कर लिया सफ़र, लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। उस पल को जीना, उस मुद्दत को जीना, माँ बाप की तरफ देखना, फिर अपनी तरफ देखना, एक मोहताजी का एहसास भी होता है वो वक्त जब निकलता है। लेकिन आज की बात की जाए, राजेंद्र जी का अहम रोल है इसमें। ये हम ज़रूर कहेंगे कि राजेंद्र जी का अहम रोल है। बड़े कम लोग हैं, बड़ा कम परसेंटेज है राजेंद्र जैसे लोगों को जो हालांकि हमें भी अब शालू जी में कोई कमी नहीं दिखती है, शायद राजेंद्र जी ने भी यही देखा होगा। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसी आंख रखते हैं, जो इन चीज़ों को देख पाते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम है। सैल्यूट है सर आपको राजेंद्र जी। मुझे लगता है कि शालू जी आज खुश हैं, इनके चेहरे की जो मुस्कान है उसमें काफ़ी योगदान आपका भी है, काफ़ी योगदान। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है शालू जी का, काफ़ी शरारती है, काफ़ी परेशान किया इसने हमें पूरे इंटरव्यू के दौरान। ये हमें शूट कर रहा था, हम शालू जी को इनका शूटिंग कर रहे थे, ये हमें अब बेटा इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? दीवान। मम्मा का नाम क्या है? शालू गुप्ता। मम्मा क्या काम करते हैं आपके? कॉलेज में है। कॉलेज में है। ये आपका बड़ा बेटा है? बेटी भी, एक बेटा एक बेटी है, एक बड़ा पूरा परिवार है।
हम उम्मीद करते हैं शालू जी के परिवार को किसी की नज़र ना लगे। और अहम बात यह है कि यहाँ आने का मकसद ये था राजेंद्र जी से आप, क्योंकि हमने हर बार शालू जी को आपके रूबरू करवाया, लेकिन राजेंद्र जी जो है वो कभी कैमरे पे नहीं आए हैं। हमारी ये कोशिश भी थी और ये सफ़र दिखाना आपको ज़रूरी था, क्योंकि ये सफ़र जो है काफ़ी लोगों को इंस्पायर करेगा, उनको जीने की शक्ति देगा। गम हर वक्त हावी नहीं रहता है, एक समय तक रहता है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो उम्र उसकी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। वो आदमी की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी होती है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। शालू जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी आपका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। धन्यवाद सर। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।